हेलो एंड वेलकम टू मूव ऑन कंसल्टेंसी। माय नेम इज मिलन शर्मा। आज की इस वीडियो में हम कनाडा विजिटर वीज़ा को लेकर बात करने वाले हैं। 100% सक्सेस चाहिए अगर विजिटर वीज़ा में, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, तो कनाडा में दो सिस्टम से विजिटर वीज़ा अप्लाई होता है, एक है ऑफलाइन और एक है ऑनलाइन। ड्यू टू कोविड सिचुएशन अभी ऑफलाइन सिस्टम बंद हो चुका है, सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम चालू है। अब ऑनलाइन सिस्टम कैसे वर्क होता है मैं स्पीड में आपको बता देता हूँ। पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होती है, फॉर्म अपलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। उसके बाद आपको मेल रिसीव होता है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया। उसके बाद VFS जो मीडिएटर है कनाडा और आपके बीच का, उसका कोई बंदा आपके घर आएगा, पासपोर्ट कलेक्ट करेगा और आपको पासपोर्ट स्टैम्प करके दे जाएगा। तो अभी फिलहाल ये सिस्टम से डील हो रही है। अब इंडिया से कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेसिंग टाइमिंग रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है, 3 to 4 मंथ है। बट वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। कुछ प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिनमें वेरिफिकेशन करने की वीज़ा ऑफिसर को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसे केसेस में शायद जल्दी भी वीज़ा मिल सकता है। अगेन इट डिपेंड्स कि केस टू केस ही वो वर्कआउट होता है। ठीक है, अब कौन सी चीज़ें हैं जिनको ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली चीज़ कि जब भी आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपकी पासपोर्ट में एक आध दो कंट्री का स्टैंप है, एक आध दो कंट्री का ट्रैवल है, तो कनाडा विजिटर वीज़ा लेने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में ये रखनी है, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो कनाडा विजिटर वीज़ा लेने के चक्कर में एक ही महीने में 3-4 कंट्री ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे सिंगापुर कर लिया, मलेशिया कर लिया, थाईलैंड कर लिया, दुबई कर लिया। तो एक ही महीने में 3-4 कंट्री ट्रैवल कर लेते हैं। तो ऐसे 3-4 कंट्री ट्रैवल करने से आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, ऊपर से नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होती है कि ये बंदा आज तक कहीं नहीं गया और अचानक से ये कनाडा विजिटर वीज़ा के पहले एक महीने में इतना ट्रैवल क्यों किया। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर शायद वीज़ा ऑफिसर रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो अराइवल कंट्रीज़ हैं, दुबई ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, थाईलैंड ले लीजिए, ये सारी अराइवल कंट्रीज़ हैं। तो ऐसे अराइवल कंट्रीज़ के वीज़ा होने से आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। ऐसी कंट्री का वीज़ा होना चाहिए जहाँ पे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो। तो अगर ऐसी कंट्री का आपके पास वीज़ा है, तो कनाडा वीज़ा ऑफिसर सोचेगा कि नहीं, इसने पहले इस कंट्री में अप्लाई किया था और उस कंट्री में ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे, तो ये बंदा जेन्युइन है, इसकी प्रोफाइल जेन्युइन है, तो शायद आपको वीज़ा देने में उसको दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखनी जैसी है। दूसरी चीज़ अपन बात करेंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। फाइनेंशियल, तो जैसे अपने कनाडा ट्रैवल करते हैं, तो कनाडा का हार्डली 10-15 दिन के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक्सपेंस आता है 3 से 4 लाख रुपये। ठीक है, अब 3-4 लाख रुपये खर्च करने वाले बंदे के पास अकाउंट में 10-12 लाख का बैकअप प्लान तो होना चाहिए। ठीक है, अब बैलेंस होता नहीं है, अचानक से फिर वीज़ा अप्लाई करने के बाद कुछ एजेंट्स या कुछ कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि अकाउंट में अचानक रातों रात बैलेंस ला देंगे, 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो अचानक से ऐसे अकाउंट में बैलेंस लाने से भी आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। वो अनएस्टेब्लिश्ड बैलेंस होता है। आपको बैलेंस टेबल दिखाना पड़ता है कि आपके पास 6-8 महीने, 10 महीने, 12 महीने पुराना बैलेंस है, आपका एवरी मंथ ये इनकम है और उस इनकम से आपके इतना सेविंग है। ये सारी चीज़ें दिखानी होती है, तब जाके वीज़ा ऑफिसर कन्विंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करना इज इक्वल टू बैंक में जाके लोन लेना। जैसे लोन लेते हैं अपने, तो लोन जब भी लोन ऑफिसर होता है वो चेक करेगा ना कि हर महीने आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब हर महीने आप कितना कमाते हैं, उसमें से आपका खर्च कितना है, आपका फैमिली का खर्च कितना है, उसके बाद आपके पास क्या बचता है। तो आपके पास अकाउंट में बैलेंस कितना बचता है, क्या सेविंग है, और उसके बाद आप कनाडा का जो भी एक्सपेंस करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उतना पेमेंट, उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। अभी रातों रात अचानक से अकाउंट में 10-15 लाख रुपए ऐड करने से आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सो बैलेंस एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए और वो पुराना होना चाहिए। ठीक है, FD, LIC, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, ये सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ वाले हैं। अब किसी ने बोला कि मेरे पास 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बेस पर वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर चेक करेगा ना कि यार कनाडा आने के लिए थोड़ी ना तुम प्रॉपर्टी बेचोगे, 3-4 लाख एक्सपेंस करने के लिए 2-3 करोड़ की प्रॉपर्टी थोड़ी ना कोई बेचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एकदम प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा करने से वीज़ा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको बैलेंस थोड़ा बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे एक एडवाइस देते हैं कि फैमिली से आया हुआ पैसे पर टैक्स नहीं लगता, वो फैमिली गिफ्टेड होता है, पेरेंट्स अपने मदर फादर अपने बच्चे को देते हैं पैसे। तो अगर ऐसे पेमेंट आते हैं तो एटलीस्ट आपको बेनिफिट मिलता है और आप प्रूव कर पाएंगे कि ये सारा पैसा जो है वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे फ्यूचर सेविंग के लिए मुझे दिया और ये बैलेंस है। बट अगेन वो अचानक से कनाडा वीज़ा अप्लाई करने के 1-2 महीने पहले नहीं आना चाहिए, वो थोड़ा बहुत पुराना होना चाहिए। ऐसा प्रूव करना है कि ये 6-8 महीने 10 महीने से ये सिस्टम चल रही है
और 10 महीने से मेरे पेरेंट्स मुझे थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं या मेरे ये पैसे ये एरिया से आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जस्टिफाई करनी है, ठीक है। तो ये बैलेंस का भी ये है कि ये चीज़ें ध्यान में रख के अगर आप आगे बढ़ेंगे 100% वीज़ा मिलेगा। तीसरी चीज़ आती है कि रिटर्न आने की श्योरिटी। कोई भी वीज़ा ऑफिसर जब भी आपको वीज़ा देने बैठेगा तो वो चेक करेगा कि आप रिटर्न जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा रिजेक्शन का रीज़न होता है, कनाडा में जनरल रीज़न आता है कि हमें ठीक नहीं लगता कि आप कनाडा आके वापस नहीं जाओगे, इस रीज़न की वजह से आपको रिजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। आपके फैमिली टाइज की वजह से रिजेक्शन दिया जाता है कि आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप रिटर्न जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे रिटर्न नहीं जाने की श्योरिटी वो मांग रहे हैं कि आप रिटर्न क्यों नहीं जाएंगे या रिटर्न जाएंगे। तो ये सारे चीज़ों को प्रूव करना होता है कि आप रिटर्न जाएंगे तो क्यों जाएंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके आप उनको जता सकते हैं, उनको जेन्युइनिटी दिखा सकते हैं कि हम रिटर्न आएंगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, तो जॉब करने वाले की बात करते हैं, तो जॉब करने वाले जो भी लोग हैं वो एनओसी सर्टिफिकेट रखे हैं, अपने सीनियर ऑफिसर से रिकमेंडेशन लेटर ले या रेफरेंस लेटर ले कि ये यहाँ पे जॉब करता है, यहाँ पे इसकी ये ड्यूटीज़ रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और हम उनको 10-15 डेज़ या 20 डेज़ का जो भी ट्रैवल पीरियड आपने दिखाया वो पीरियड हम उन्हें ग्रांट कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लिख के देनी होती है, तब जाके वीज़ा ऑफिसर को लगेगा कि नहीं ये ऑलरेडी सेटल है, वो अपने होम कंट्री में सेट है, उसके सीनियर ऑफिसर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जेन्युइनिटी प्रूव करती है। अगर बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में भी होता है कि रिटर्न आप जाएंगे तो बिज़नेस का भी अपने को प्रूफ दिखाना होता है कि यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड बिज़नेस है, बहुत बड़ा एम्पायर है, इतने स्टाफ है, इतना ये है, इतना वो है। और ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं कभी परमानेंटली कनाडा तो सेटल होके मतलब होना चाहता ही नहीं हूँ। तो ये प्रूव भी करना होता है आपको कि मैं यहाँ पे सेट हूँ। अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फैमिली इमोशनल भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स है, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है और हम मतलब एज ए पेरेंट्स को हम उनको यहाँ पे अकेले छोड़ के परमानेंटली कनाडा सेटल होना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी उनको अप्रूव कर सकते हैं और ये इमोशनल मेल मैसेजेस या इमोशनल कवर लेटर में लिख के मेंशन करके आप उनको जता सकते हैं और उनके डॉक्यूमेंटेशन भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिटर्न आने की श्योरिटी वाले जो डॉक्यूमेंट है ये प्रूव करके आप अपनी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात करते हैं आगे बढ़ते हुए तो ड्यूरेशन की। कई बार विजिटर वीज़ा जब अप्लाई करते हैं सो कुछ लोग ना ड्यूरेशन दिखाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 1-1.5 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अलग अलग लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब जब वीज़ा ऑफिसर बैठेगा तब सोचेगा कि सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं, कोई 30-32 साल का कोई अप्लाई कर रहा है विजिटर वीज़ा। अब वो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, वॉट कुछ भी कर रहा है। अब वो बोलेगा कि मैं 3 महीने के लिए आ रहा हूँ, तो वीज़ा ऑफिसर का पहला ही क्वेश्चन होगा कि 3 महीने तक वहाँ पे तेरा बिजनेस या तेरी जॉब का होगा क्या, तेरा जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालेगा कौन। मतलब ट्रैवल का मतलब होता है आप 10-15 दिन ब्रेक में आप घूमने आ रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवल पीरियड ऑलवेज आपको कम से कम ही दिखाना है, ठीक है। 10-15 दिन, 20 दिन, मैक्स से मैक्स 1 महीना, उससे ज़्यादा ट्रैवल कभी मत दिखाइए, बिकॉज ये भी चीज़ आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपकी प्रोफाइल पर, ठीक है। हाँ, अगर आप रिटायर्ड हैं, ठीक है, कोई पेरेंट्स रिटायर्ड हैं या कोई घर पे बैठे हैं या फ्री हैं, मतलब ऐसे कोई बिजनेस या जॉब या उनकी एज ऐसी है कि वो एकदम मस्त लाइफ जी रहे हैं कि जिनको कुछ काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन है देन आप दिखा सकते हैं 2-3 महीने, 4 महीने के। अभी वहाँ पे मेरे रिलेटिव हैं, वहाँ पे मेरा सन रहता है, वहाँ पे मेरे डॉटर रहते हैं, वहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड्स रहते हैं, तो हम 2-3 महीने वहाँ पे घूमने रहने और फ्रेश होने जा रहे हैं। बट अगर बात करते हैं वर्किंग पर्सन की तो 15-20 दिन या महीने से ज़्यादा का ट्रैवल प्लान कभी नहीं दिखाइए। और ट्रैवल प्लान जब आप दिखा रहे हैं तो वो प्रॉपर जस्टिफाई कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर इंडिया में कोई किसी भी स्टेट से अगर कोई गोवा के लिए प्लान करता है तो हम टिकट बुक करते हैं, विला बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, ट्रैवल प्लान बनाते हैं। हम गोवा के लिए अगर 3-4 दिन के लिए इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन और प्लान बना के जाते हैं, अगर आप कनाडा के लिए प्लान करेंगे तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे? वीज़ा ऑफिसर 100% ये चेक करेगा कि आप कितने जेन्युइन हैं, आपने क्या क्या बुकिंग्स करवाए, क्या क्या नहीं करवाए। तो जब भी आप सारे बुकिंग्स करें वो जेन्युइन हो और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पर 100% वीज़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है। कनाडा विजिटर वीज़ा अप्लाई करने के लिए या कनाडा विजिटर वीज़ा के रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या कोई भी एडवाइस की अगर ज़रूरत हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए मेंशन नंबर पर। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।